नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 जून और आज आप लोगों को जो क्वेश्चन कल दिया गया था टेस्ट सीरीज का मतलब डीएनए टेस्ट का क्वेश्चन जो दिया गया था उसी का मैं एनालिसिस करूंगा 15 क्वेश्चन का। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कल दिया है और ऐसे ही आप लोग अपना धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस अपने कोशिश को ऐसे ही जारी रखें, क्योंकि पेपर बहुत जल्द होने वाला है आप लोगों का, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कल प्रयास किया था। मैं एनालिसिस कर देता हूँ, हालांकि गला बैठा हुआ है अभी भी, ज़्यादा तेज़ तो बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा गया था कि सार्वजनिक वित्त प्रणाली प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा है, असत्य पूछा था आप लोगों से, असत्य पूछा गया था ना। हाँ, पहला पूछा है कि यह एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। क्या ये कथन सत्य है सर? हाँ सर, बिल्कुल सत्य है। दूसरा पूछा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसे एनआईसी कहते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, के तकनीकी सहयोग से महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा विकसित और क्रियान्वित किया जाता है। क्या किया जाता है सर? बिल्कुल किया जाता है। तीसरा पूछा है कि बढ़ाकर इसमें योजनागत और गैर योजनागत दोनों के तहत लाभार्थियों के सीधे भुगतान को शामिल किया गया है। क्या ये क्वेश्चन सही है सर? ये भी सही है। पूछा है असत्य, जब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, असत्य तो कोई है नहीं, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। अगर किसी को इसका पूरा डिटेल पढ़ना हो तो 19 एंड 20 तारीख का जो डीएनए दिया गया है अप्रैल का, उस में जाइए और उसको पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। पूछा है कि पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या असत्य पूछा है। ब्रिटेन 31 दिसंबर 2020 तक, मतलब 2020 तक, यूरोपीय कस्टम यूनियन और एकल बाजार सिंगल मार्केट का हिस्सा बना रहेगा। यस सर, बिल्कुल बना रहेगा। 11 माह की अवधि को ही पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। सही है। विश्व बैंक के प्रमुख ने ब्रिटेन को कोविड-19 की अनिश्चितता से उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने के लिए इसमें वृद्धि देने की सलाह दी है। क्या ऐसा हुआ था? मुझे तो नहीं लग रहा है, ये कथन गलत है। इसलिए दूसरे का क्या हो जाएगा? असत्य पूछा है तो क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा सिर्फ ओनली सी, क्योंकि वृद्धि करने की कोई सलाह नहीं दी गई थी। इसका भी अगर आपको डीएनए देखना है तो आप 19 और डीएनए चले जाइएगा। 19 और 20 अप्रैल के डीएनए में आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर पूरा डिटेल चाहिए तो 19 और 20 अप्रैल में चले जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था क्वेश्चन को, कि स्पेशल मेंशन अकाउंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यही पूछा गया है। पहला पूछा है कि इस खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या यह क्वेश्चन कथन सही है? बताइए आप लोग। तो सर हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा कुछ बताया ही नहीं था, गलत था। दूसरा पूछा है कि 31 से 60 दिन तक ब्याज नहीं देने की स्थिति में यस एम टू जो है A2 जो है वर्कित किया जाता है। सर यसम A2 नहीं किया था, यसम में 1 होता था, ध्यान से पढ़िए आप लोग। तीसरा दिया है कि 61 से 90 दिन जो होता था वो A3 होता था। सर A3 नहीं होता था, वो यसम A2 होता था, इसलिए ये भी गलत हो गया। पूछा है सत्य कौन सा है, तो सर सत्य तो तीनों कोई है ही नहीं, तो हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका भी अगर आपको डीएनए देखना हो तो 19 और 20 अप्रैल का डीएनए देखेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि ये गलत लिखा हुआ था, एसएम A2 नहीं है, यहाँ पे A1 होता है, और ये A3 नहीं था, यहाँ पे A2 होता है। यानी 31 से 60 दिन होता है एसएम A1 होता है, और 61 से लेकर 90 दिन जो होता है एसएम A2 होता है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा डी। चौथा पूछते हैं एनपीए के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देख लेते हैं इसका भी। वह संपत्ति जिस पर ब्याज मूलधन 91 दिनों तक बढ़ाया गया हो। अरे भाई 91 दिन नहीं होता, 90 दिन होता है, ये गलत होता है, ठीक है। दूसरा पूछा है आपसे कि सब स्टैंडर्ड या 12 माह या कम अवधि जो पूछा गया है, तो जो हाँ अगर 12 महीने वाला पूछा गया बिल्कुल सही है। डाउटफुल एसेट, अगर कोई संपत्ति 12 माह तक सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में बनी रहे,
ये भी सही है। असत्य पूछा है तो सर 91 डेज नहीं होता है, 90 डेज होता है 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा ओनली ए, यानी चौथे का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसका भी अगर आपको डीएनए किसी को देखना हो, चौथे का सिर्फ ए गलत था, मतलब ए गलत है, बाकी बी सही है, सी सही है, तो आंसर आपका सिर्फ ए हो जाएगा, असत्य पूछा है। इसका भी डीएनए देखना हो तो 19 और 20 अप्रैल के डीएनए में आप जाके देख सकते हैं। पांचवा पूछा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है, असत्य पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला है कि भारत सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों में भारत की पड़ोसी देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि थल सेना से रिलेटेड भी जो भी थे, जो 7 देश या शायद मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि यह निर्णय कोविड-19 का उत्पन्न हुई आर्थिक दबाव के बीच भारतीय कंपनियों के अवसरवादी ग्रहण को रोकने के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है कि इस परिवर्तन के बाद भी, यही क्वेश्चन पूछा गया ना, कि इस परिवर्तन के बाद भी अन्य विदेशी संस्थाएं या नागरिक एफडीआई नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों या गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रहने की पहल पर निवेश करेंगे, बिल्कुल सही है। असत्य पूछा है तो ठीक है, तो असत्य क्या हो जाएगा, ओनली ए, ठीक है। 5 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थल सेना से जुड़ी जितनी भी, मतलब थल से जुड़ी हुई थी, 7 देशों का नाम मैंने आपको बताया था, सिर्फ उनके लिए था, ठीक है। अगर इसका डीएनए पढ़ना हो तो आप चले जाइएगा, डीएनए आप चले जाइएगा 21 अप्रैल के डीएनए में आप लोगों को मिल जाएगा, 21 अप्रैल, ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया हुआ है छठवें क्वेश्चन में। पहला पूछा है इसमें सर कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को तो कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है, कौन सा कथन असत्य, यही पूछा है, देख लेते हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय ने अमूर्त विरासत सूची की राष्ट्रीय सूची जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, सर ये बिल्कुल सही है सर। दूसरा है कि इस राष्ट्रीय सूची में 100 से अधिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं और तत्वों को शामिल किया गया है, सर बिल्कुल किया गया है। तीसरा पूछा है कि 2000 यूनेस्को को 2003 के कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए सांस्कृतिक मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने के लिए 8 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया है। क्या मैंने कहीं 8 बताया था? सर 8 तो नहीं बताया था, मैंने तो सिर्फ आप लोगों को 5 बताया था, ओनली 5 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, असत्य पूछा है, ए सही है, बी सही है, सी गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 क्षेत्रों में था, तो ओनली क्या हो जाएगा, छठवें का सी। किसी को डीएनए देखना हो तो डीएनए 21 अप्रैल, हाँ 21 अप्रैल के डीएनए में आप जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यूनेस्को के द्वारा भारत की अमूर्त विरासत घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा है, सत्य पूछा है। तो चलिए देखते हैं, भारत में क्या पूछा है, 7वां, हाँ, भारत में यूनेस्को द्वारा प्राप्त कुल 37 मूर्त विरासत धरोहर स्थल और 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, बिल्कुल सही है सर, एकदम सोचना भी नहीं है। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर के रूप में सूची में शामिल किया गया है, बिल्कुल नीचे लाइन में पढ़ाया भी था, मैं आप लोगों को बहुत आराम से पढ़ाया था, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। और सी पूछा है कि छाऊ नृत्य को 2008 में सूची में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, गलत, 2008 में नहीं किया गया, वर्तमान में किया गया है, ठीक है। तो आप जाके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसलिए 7वें का सत्य क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगर इसका डिटेल पढ़ना है 7वें का तो आप 21 अप्रैल के डीएनए में जाके देख सकते हैं, 21 अप्रैल का डीएनए, ठीक है। चलिए 8वें चलता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा है, सत्य पूछा है, तो सत्य पे चलते हैं। 8वां देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था, सर 2015 तो नहीं था, 2014 था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, 2014, ठीक है, 4 है ये। इसका मुख्यालय संघाई में, हाँ संघाई में तो हो सकता है, सत्य पूछा है। और तीसरा पूछा है कि ब्रिक्स बैंक में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को $5 अरब के, अरे भैया 5 अरब नहीं दिया था, भारत को सिर्फ ओनली 1 अरब रुपया दिया गया था, ठीक है, तो सी हो जाएगा गलत। और पूछा क्या है, सत्य, तो सत्य हो जाएगा ओनली बी,
तो चलिए सत्य जो हो गया ओनली बी, तो 8वें का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर 8वें का डीएनए देखना है तो अब जाके 22 अप्रैल के डीएनए में आप देख सकते हैं। ठीक है, 8वें को किसी को डीएनए देखना हो तो 22 अप्रैल के डीएनए में आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ गलत क्या हुआ है, 2014 था, और यहाँ गलत क्यों हुआ है, क्योंकि 5 ने एक अरब डाला था भारत के लिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग, ये बी सही था। सत्य पूछा था इसलिए 8 का बी हो जाएगा, और 22 अप्रैल के डीएनए में आप जाके देख सकते हैं। चलिए 9वें में चलते हैं। ये दिया है ना कि आरबीआई लक्षित दीर्घकालिक हाँ टीएल, वही जो टीआरओ जो पढ़ाया था मैंने आपको, संबंध में कौन सा कथन असत्य, यही पूछा है आपको, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन वाला। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 8वां क्वेश्चन है ना आपका, नहीं 9वां क्वेश्चन, हाँ 9वां क्वेश्चन था। इसके तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नकदी उपलब्ध कराया जाएगा। सर गैर बैंकिंग वित्तीय तो था नहीं, हमने कहा था नकदी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इसमें गैर और सूक्ष्म दोनों को इंक्लूडिंग था सर इसमें, तो ये हो जाएगा गलत। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कि रेपो रेट 3 वर्षों के लिए दी जाएगी। सर बिल्कुल सही है। और सी दिया हुआ है कि टीआरओ के तहत बैंक जो पैसा उधार लेंगे उसे एनबीएफसी के ग्रेड बॉन्ड, वाणिज्यिक प्रपत्रों, गैर परिवर्तनीय ऋण में निवेश करना होगा। सर बिल्कुल सही है। आंसर पूछा है असत्य, तो 9वें का ओनली क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए में गैर और सूक्ष्म दोनों था। ठीक है, किसी को 9वें का डीएनए देखना हो तो 22 अप्रैल के डीएनए में जाके देख सकता है, 22 अप्रैल। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 22 अप्रैल। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो 9वें का समझ में आ गया ना आप लोगों को। 9वें में असत्य पूछा था, असत्य ये था, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म और आपका गैर और सूक्ष्म दोनों का था कॉन्सेप्ट। ये सही था, ये सही था, ये गलत था, इसलिए आपका आंसर ए हो गया था। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2 दिन पहले भी आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा था मैंने, असत्य पूछा है। चलिए बताइए 10वें में क्या असत्य है भाई साहब। देश में खुदरा और निपटान प्रणाली संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत और भुगतान और निपटान। बिल्कुल सही है। इस कंपनी के अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। असत्य पूछा है, तीनों तो निकल गया सत्य। अब बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, तो तीनों जब सही है, असत्य पूछा, असत्य कोई है ही नहीं, सब तो सही दे दिया, तो आंसर हो जाएगा डी। इसका डीएनए देखना हो 10वें का, तो 22 अप्रैल के डीएनए में, ओहो 22 अप्रैल के डीएनए में आप जाके देख लेंगे। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिस्पर कैस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है 11 नंबर। तो चलिए 11 नंबर पे हम चलते हैं। 11 में पूछा है, हाँ, जो वैज्ञानिक को अनिवार्य रूप से डीएनए काटने और जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे रोग के लिए अनुवांशिक समुदाय की उम्मीद बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल सत्य है। क्रिस्पर डीएनए के हिस्से हैं, जो कि कैस9 एक एंजाइम होता है। ये भी सही है। और तीसरा पूछा है आपका असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फेलुदा टेस्ट क्रिस्पर जीन एंड एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है। बिल्कुल सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। असत्य पूछा है, तो बेटा असत्य तो कोई है ही नहीं इसमें, तो 11वें का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगर किसी को डीएनए देखना है तो 24 तारीख वाला डीएनए जाके 24 अप्रैल का डीएनए देख सकता है। ठीक है, अप्रैल का। हाँ 12 क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो गया होगा, क्योंकि यह सत्य नहीं था, यहाँ पे असत्य पूछा गया था। मतलब कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा गया था, यानी असत्य है। वो गलत प्रिंटिंग हो गया था शायद, बाद में सर ने आप लोगों को बताया भी होगा, तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेके। सत्य नहीं है या असत्य है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ असत्य। ठीक है, इसके तहत चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री करने हेतु पुनः निर्णय लिया गया है। हाँ सर बिल्कुल सही है। आरबीआई ने तरलता स्थिति तथा बाजार की स्थिति की समीक्षा करके 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री का निर्णय लिया है। बिल्कुल लिया है सर। और सी आया है कि आरबीआई ने 2025 से 2030 के लिए परिपक्व होने वाले 10,000 करोड़ रुपए के बांड खरीदेगी। क्या मैंने कहीं 2025 बताया था आप लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा है कि 2025 बताया था। मैंने 2025 नहीं बताया था बेटा, 2026 से लेके 2030 बताया था। ठीक है, और हाँ 2026 से लेके मतलब 26 से लेके 30 तक था। ठीक है, 2030 तक। ठीक है, इसलिए सी गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, सी गलत है। ठीक है,
और पूछा है सत्य पूछा है, तो सत्य क्या है, सॉरी असत्य पूछा है। मैंने कहा ना आपसे कि ऑप्शन गलत दे दिया गया था, तो असत्य है ये, ठीक है। तो आंसर ओनली सी, तो 12 का हो जाएगा सी। एक स्टूडेंट ने इस पर मतलब कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन गलत है, नीलम जी ने बताया था, बिल्कुल सही बताया था उन्होंने, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, हमने भी ध्यान से इस चीज़ को नहीं देखा था, हो जाता है कभी कभी, एक आध क्वेश्चनों में हो जाता है, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। पहला है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु अंतर्गत कार्य करता है, क्या ये कार्य करता है क्या? यस सर, करता है, ठीक है। दूसरा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1973 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, सर 1973 में तो नहीं था, 2003 में तो किया गया था, ये गलत है सर, 2003, तो बी हो जाएगा गलत। और अध्यक्षता राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता पीएम साहब द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। पूछा सत्य है तो क्या हो जाएगा, ओनली 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ओनली बी, ठीक है, समझ में आ गया। 13 का बी क्यों होगा, किसी को डीएनए देखना है तो 27 अप्रैल का डीएनए जाके देख लेंगे, उनको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सही था, ये 2003 होगा इसलिए ये गलत हो गया, और ये सही था, असत्य पूछा गया है, ओनली बी, ठीक है। 14वें में चले जाते हैं। 14वां का देखते हैं क्या दिया है, सिपरी के संबंध में, यही पूछा है क्या? हाँ 14वां, सिपरी के संबंध में मतलब स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है। तो 14वें में जब यही पूछा है तो देख लेते हैं क्वेश्चन। यह इसकी स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। बेटा जी 78 में नहीं हुई थी, 6 मई 1966 को हुई थी, 6 मई 1966 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अब जाके पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 6 मई 1966, ये गलत है। दूसरा, ट्रेड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 30 वर्षों के बीच भारतीय सैन्य खर्च में 259% की वृद्धि और 2010 से लेकर 37% वृद्धि दर्ज की है, बिल्कुल सही है। डेटा को तो याद रखना ही पड़ेगा इन सबको। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में 19 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च में 3.8% की वृद्धि देखी गई है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है क्वेश्चन देखिए, असत्य पूछा है, असत्य तो सिर्फ आपका ए है, क्योंकि यहाँ पे 6 मई 1966 होगा सिपरी की स्थापना जो था, इसलिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा ओनली ए। अगर किसी को डीएनए देखना है तो 28 अप्रैल के डीएनए को जाके देख सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कहता है। असत्य पूछा है, क्या असत्य पूछा ये भी तो देख लें। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रकाशित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 7वीं रैंक मिली है, बहुत पढ़ाया था लगातार आप लोग को, बिल्कुल सही है सर। पहली बार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2012 में जारी किया गया था, सर एकदम सही है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के स्कोर को प्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल पीस इंडेक्स और वैश्विक दक्षता यानी ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट में प्रयोग किया जाता है, क्या ये भी कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तीनों तो हो गए सत्य, पूछा सत्य तो कौन सा होगा बेटा, 15 का डी, डी फॉर तो समझते ही हैं क्या होता है, तो सत्य क्या है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगर किसी को इसका डीएनए देखना है तो 30 अप्रैल के डीएनए में जाके आंसर को देख सकते हैं, पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहे आज के क्वेश्चन का एनालिसिस। आशा करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ 12 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था, जो सत्य नहीं था यहाँ पे असत्य पूछा गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। स्टूडेंट ने किसी ने बताया था कि सर ये तो टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, यहाँ पे 26 से 30 था, बाकी असत्य ही था, ठीक है, असत्य लिखा हुआ था यहाँ पे, तो थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, असत्य पूछा था, ठीक है। तो ये रहा एनालिसिस, आंसर तो आप लोग को सब दे ही दिया गया था, बाकी सब सही था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और कल जितने लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया था सभी का मतलब मैं एक एवरेज अगर लेके चलूँ कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में
सिर्फ 50 से 55 परसेंट नंबर लाने होते हैं। मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 50% से लेके 55% तक क्वेश्चन मतलब सही होंगे तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। सिर्फ मैं आप लोगों का करंट का ही क्वेश्चन डीएनए का इतने दिनों से लेके चल रहा हूँ, और जो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो लोग देख रहे हैं अपना अपना एक विजन देख रहे हैं, वो लोग अपना तरीका देख रहे हैं सोचने का, क्वेश्चन को कैसे कैसे किस डायमेंशन से सोचा जा सकता है। और रोज़ क्वेश्चन में कुछ कुछ नया नया ट्विस्ट होता है। अब सारे ट्विस्ट तो मुझे ख़त्म हो गए, फिर रिपीट करना पड़ेगा, फिर ट्विस्ट पे ट्विस्ट खेलेंगे हम लोग। और कल जितने लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया था, मैक्सिमम लोगों का 75% से एबव मतलब उन लोगों का स्कोर था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इससे ज़्यादा भी टफ क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग तो जितना हो सकता है असत्य सत्य ट्विस्ट कर देते हैं, कभी कुछ और टेक्निक इंग्लिश कभी गलत कर देते हैं, कभी हिंदी गलत कर देते हैं। आप लोग हर तरीके से आप लोगों को परिपक्व कर दिए हम लोगों ने। तो कल आप लोगों ने जितने लोगों ने आंसर दिया, मैक्सिमम लोगों ने 75% से एबव ही आंसर सबका सही आया है। और यूपीएससी में सिर्फ चाहिए 55% पास होने के लिए। अधिक से अधिक 55% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए हैं आप, ठीक है। किसी भी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि हम जो डीएनए देते हैं, हम मैं बार बार कहा हूँ, डीएनए में दम है तभी मैं कहता हूँ। वैसे ही आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भी चल रहा है, अब पढ़ते रहिए। आप लोग पॉलिटी का सर सेशन ले रहे हैं, वो भी पढ़ते रहिए। और जो भी डीएनए दे जा रहा है उसको आराम से एक जगह कॉपी पे लिखिए, पेन पे लिखिए, और बार बार उसको रिकॉल करते रहिए जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो रही है। समय मिला हुआ है, एक आध महीने में 5 तारीख को पता ही चल जाएगा यूपीएससी का पेपर कब होने वाला है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, पेपर एक तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग का अच्छा सराहनीय प्रयास है। ऐसे ही आप लोग जितने भी पेड ग्रुप के मेंबर हैं अपना कोशिश करते रहें। और आज फिर मिलते हैं एक नए डीएनए के साथ। तब तक आपके लिए पढ़ाई कीजिए। मैंने कल कहा था आप लोगों से कि मैं एनालिसिस करूंगा। कल तबीयत ठीक नहीं था, 2 दिनों से गले में खराश हो गया है, मतलब बुखार भी हुआ था अभी, अब फीवर एकदम सही हूँ मैं। तो आज एक नई एनर्जी के साथ एक नया महीना भी स्टार्ट हो गया, जून का महीना है। तो समझ सकते हैं आप लोग, मेहनत तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, हमको भी स्वस्थ हम भी हो जाएं। दूसरों को तो मैं बहुत कहता हूँ, थोड़ा इधर मैं ही अस्वस्थ हो गया था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आज डीएनए में। जय हिंद।